हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 7। वंश की वजह से निशी की पूरी पार्टी खराब हो चुकी थी, साथ ही उसका अच्छा खासा मूड भी। वह वंश को कोसते हुए बाहर ही खड़ी थी कि पूर्वी आई और कहा, हे निशी, तू यहाँ क्या कर रही है? और वो लड़का कौन था? और कौन हो सकता है? वही ट्रैफिक वाला, निशी ने कुटते हुए कहा। क्या तू उसे जानती है? पूर्वी ने हैरानी से पूछा। जानना क्या है, मेरे पापा उसे हमारे घर में ही ले आए हैं, निशी ने कहा। पर क्यों? पूर्वी ने पूछा। क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, बाय, कहकर निशी वहां से चली गई। ए निशी, सुनो ना। चली गई। पता नहीं इसे क्या हुआ है, जरूर उस लड़के ने कुछ किया होगा, बेचारी निशी, कहकर पूर्वी वापस क्लब की ओर चली गई। वंश सड़क किनारे आया और ऑटो का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद निशी भी चली आई और वंश से कुछ दूर खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगी। वंश ने देखा निशी ने सिर्फ घुटनों तक ऊपर एक वन पीस पहना हुआ है। वंश वापस सामने देखने लगा। कुछ देर बाद एक टैक्सी आकर रुकी। वंश ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर बैठने को हुआ, उसे निशी का ख्याल आया। वंश ने उसकी तरफ देखा और कहा, ओ हेलो, घर नहीं जाना तुम्हें? वैसे तुम चाहो तो किराया शेयर कर सकते हैं हम दोनों। निशी ने देखा रात काफी हो चुकी थी और उसे यहाँ रुकना भी नहीं था, इसलिए वह वंश की तरफ आई और उसे घूरते हुए गाड़ी में जा बैठी। वंश ने भी मुंह बनाया और उसके बगल में आ बैठा और ड्राइवर से चलने को कहा। निशी मन ही मन अपनी वीडियो को लेकर परेशान थी, लेकिन वह वंश से रिक्वेस्ट करना भी नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश बैठी खिड़की के बाहर देखने लगी। वंश भी अपनी खिड़की के बाहर देख रहा था और गौरी के बारे में सोच रहा था। बनारस जाकर वह गौरी से मिलने जाएगा, सोचकर ही उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। वह अपने हाथ की कलाई में पड़े बैंड को देखने लगा। उसे वो शाम याद आ गई जब गौरी ने उसे बड़े प्यार से वो पहनाया था। आज से पहले वंश ने कितनी ही लड़कियों से बात की होगी, मिला होगा, लेकिन जितना वह गौरी को पसंद करता था उतना किसी को नहीं। गौरी की पर्सनैलिटी और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड वंश के दिल को भा चुका था और वह गौरी को और भी ज्यादा चाहने लगा था। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने अंदर लगे मिरर में देखा कि वंश और निशी दोनों अलग अलग साइड में देख रहे हैं। वह दोनों को कपल समझ रहा था और साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि दोनों के बीच हुआ क्या है। ड्राइवर का ध्यान सामने न होने की वजह से उसे स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं दिया और जब दिखा तो उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। इस अचानक लगे ब्रेक ने वंश की पीठ खिड़की से लगा दी और शीशे से जा लगी और अगले ही पल निशी उसकी गोद में आ गिरी। वंश का दिल धड़कने लगा। वह और निशी एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इतना शायद कम नहीं था कि ड्राइवर ने एफएम चला दिया और उस पर एक बहुत ही रोमांटिक गाना बजने लगा। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब रसा। वंश ने जैसे ही गाना सुना उसने ड्राइवर को कहा, अबे बंद करो इसे। सॉरी, हमको लगा वो भाभी आपसे नाराज है, इसलिए मोमेंट देखते हुए हमने सॉरी, ड्राइवर ने छींपते हुए कहा। निशी ने जैसे ही सुना वंश से दूर हटी। वंश ने भी सीधा बैठते हुए कहा, सुनो चचा, ऐसा है कि ना तो हम हैं तुम्हारे भैया और ना है जे तुम्हारी भाभी, तो बेहतर होगा अपना ध्यान ना गाड़ी में लगाओ। हाँ समझ गए, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। निशी ने पहली बार वंश के मुंह से अलग टोन सुना। वह वंश को देखने लगी। वंश ने निशी को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो कहा, घूर क्या रही हो? मेरी सारी परेशानियों की वजह ना तुम हो, घूरना बंद करो। निशी ने सुना तो मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी नवीन के घर के सामने आकर रुकी। निशी ने आस भरी नजरों से वंश को देखा। वंश से कुछ कहती इससे पहले ही वंश उतरा और किराया देकर अंदर चला गया। निशी भी नीचे उतरी और डरते डरते अंदर चली आई। जैसे ही निशी अंदर आई, नवीन ने कहा, निशी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? निशी को काटो तो खून नहीं। उसने अपने कमरे में जाते हुए वंश की तरफ देखा और मन ही मन उसे कोसने लगी, ये सोचकर कि शायद वंश ने उसके पापा को सब सच बता दिया है। उसने डरते हुए कहा, पापा वो मैं
नवीन ने निशी की बात पूरी ही नहीं होने दी और कहा, अरे बेटा तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या पापा? निशी ने डरते डरते कहा, अरे यही कि तुम बनारस जाना चाहती हो और तुम्हें बचपन से बनारस बहुत पसंद है। नवीन ने खुश होकर कहा, हाँ, ये आपसे किसने कहा? निशी ने चौंकते हुए कहा, अभी अभी वंश ने बताया। वैसे कब जा रही हो तुम? नवीन ने पूछा। पापा मैं सोने जा रही हूँ, निशी ने कहा और चली गई। अरे सुनो निशी, निशी सुनो, अगर जा रही हो तो हमें बताना, हम सब साथ में चलेंगे, मुझे सारिका मैडम से भी मिलना है, नवीन ने कहा। लेकिन निशी तब तक जा चुकी थी। वंश अपने कमरे में आया। उसने नवीन को निशी का सच नहीं बताया क्योंकि बनारस में उसने भी बहुत पार्टीज की थी और अपने पापा से झूठ भी बोला था। उसने कपड़े बदले और सोने चला गया। इंदौर, मध्य प्रदेश। शाम के 5 बज रहे थे। मुन्ना काशी को साथ लेकर एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। काशी अपने बैग के साथ तैयार खड़ी थी। घर जाने से ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि वह शक्ति से मिलेगी। मुन्ना अधिराज जी से कुछ बात कर रहा था। अधिराज जी मुन्ना और काशी को छोड़ने एयरपोर्ट आना चाहते थे, लेकिन मुन्ना ने मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि अधिराज जी परेशान हो। मुन्ना, तुम अकेले जाना चाहते हो? बेटा हम चलते हैं ना साथ, अधिराज जी ने कहा। नाना जी, हम अकेले कहाँ हैं? काशी है ना हमारे साथ, और आप और नानी माँ यहीं रुकिए, परेशान मत होइए, मुन्ना ने उन्हें समझाते हुए कहा। अगले ही पल घर के बाहर खड़ी गाड़ी का हॉर्न बजा। सभी बाहर चले आए। देखा गौरी गाड़ी लेकर खड़ी थी। उसने शीशा नीचे किया और अधिराज जी से कहा, डोंट वरी नानू, मैं एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। अरे गौरी बेटा, तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। वैसे हम सोच रहे हैं क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें बनारस भेज दें, छोटे दामाद जी के घर। अधिराज जी ने मुन्ना की तरफ देखकर शरारत से कहा तो गौरी मुस्कुराने लगी। लेकिन मुन्ना ने सुना तो हैरानी से अधिराज जी की तरफ देखा और अधिराज जी ने अगले ही पल बात संभालते हुए कहा, चलो चलो देर हो रही है, काशी अपना सामान रखो गाड़ी में, हम रख देते हैं, तुम चलकर बैठो, मुन्ना ने काशी के हाथ से बैग लेते हुए कहा। काशी आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और अपने बगल में अपना दूसरा छोटा बैग रख लिया, जिससे मुन्ना को आगे बैठना पड़े। मुन्ना ने सूटकेस और सामान डिग्गी में रखा। उसके दिमाग में अधिराज जी की कही बात घूमने लगी। मुन्ना अधिराज जी के पास आया, उनके पैर छुए और कहा, अच्छा हम चलते हैं, आप और नानी माँ अपना ख्याल रखना, तुम भी अपना ख्याल रखना, और हाँ काशी का ख्याल रखना, और घर पहुंचते ही फोन कर देना, अधिराज जी ने कहा। मुन्ना आकर गौरी के बगल में बैठ गया और तीनों वहां से निकल गए। गौरी जो कि ड्राइविंग जानती थी, बहुत ही अच्छे से गाड़ी चला रही थी। आज पूरा दिन वह मुन्ना के साथ ही थी और खुश भी थी। गौरी की मम्मी को मुन्ना पहले ही पसंद आ चुका था और अधिराज जी को भी गौरी बहुत पसंद थी। मुन्ना की प्रेम कहानी इंदौर आकर सफल होने वाली थी। अब बस बनारस वालों को मनाना था। मुन्ना खामोश बैठा था। काशी पीछे बैठी अपने फोन में बिजी थी और गौरी चुपचाप गाड़ी चला रही थी। अब काशी के सामने वह मुन्ना से क्या बात करती। कुछ देर बाद उसने काशी से कहा, अच्छा काशी, छुट्टियों के बाद तुम इंदौर वापस आ रही हो ना? हाँ बिल्कुल, अभी तो हमें मैनेजमेंट कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना है। और तुम? काशी ने पूछा। मैं बैंक के लिए तैयारी करूंगी। ममा ने कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगी, गौरी ने कहा और फिर एकदम से मुन्ना की तरफ देखकर कहा, और मान तुम्हारा कॉलेज भी तो खत्म हो चुका, तुम क्या करोगी? गौरी के सवाल पर मुन्ना ने उसकी तरफ देखा तो गौरी खुद ही समझ गई कि मुन्ना क्या कहना चाहता है। उसने खिसियाते हुए सामने देखा और धीरे से कहा, पता नहीं मान के सामने मैं ऐसे स्टूपिड सवाल क्यों करती हूँ। अच्छा मुन्ना भैया, वंश भैया मुंबई से कब आ रहे हैं? पीछे बैठी काशी ने पूछा। कल शाम उसकी फ्लाइट है, आज ही उससे बात हुई थी, वो कल रात घर आ जाएगा, मुन्ना ने कहा। मुझे भी वंश से मिलना था, तो क्या मैं तुम लोगों के साथ बनारस चलूं? गौरी ने एकदम से पूछ लिया। बिल्कुल नहीं, मुन्ना ने सख्त होकर कहा। अब तुम कहोगे कि तुमने घर पर किसी को बताया नहीं है। जब तक बता नहीं दोगी तब तक मुझे पता मेरे पेट में कोई बात नहीं टिकेगी, है ना? और मैं वहां सबको बता दूंगी, फिर सब तुमसे सवाल जवाब करेंगे और तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, यही ना?
गौरी ने बोलना शुरू किया तो बस बोलते ही चली गई। 2 दिन में हमारे साथ रहकर कितनी समझदार हो गई हो तुम, है ना? मुन्ना ने गौरी की तरफ देखकर कहा तो गौरी समझ गई कि उसने फिर कुछ गड़बड़ की है। उसने अपनी उंगली को अपने होठों पर रखा और अब चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर काशी ने कहा, मुन्ना भैया, वैसे आपको हमारी दोस्त को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ये आपको कितना पसंद करती है और आप जब देखो तब भाव खाते रहते हो, है ना काशी? मैं भी यही कहती हूँ कि सॉरी, गौरी ने तपाक से कहा। उसने कुछ सेकंड पहले कही अपनी ही बात तोड़ दी और बोल पड़ी। बोलते उसने जैसे ही मुन्ना की ओर देखा उसे याद आ गया और उसने फिर कहा, सॉरी। इसे जानने से पहले हमें नहीं पता था कि इतनी बातें करती है। पता होता तो, मुन्ना ने गौरी को छेड़ते हुए कहा और बात अधूरी छोड़ दी। तो क्या? हाँ, अगर तुम्हें पहले पता होता तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? हाँ, कैसा अजीब लड़का है काशी। तुम्हारे भाई को अभी भी शायद हमारे रिश्ते के बारे में शक है या फिर सोचने की जरूरत है ना? गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ शायद। हालांकि मुन्ना ने यह बात मजाक में कही, लेकिन गौरी को कहीं ना कहीं हर्ट हो गया और इसके बाद उसने मुन्ना से कोई बात नहीं की। गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर पहुंची। मुन्ना, काशी और गौरी गाड़ी से नीचे उतरे। मुन्ना ने सामान निकाला। काशी गौरी से गले मिली और कहा, अपना ख्याल रखना और जल्दी से हमारी भाभी बनकर बनारस आ जाओ, फिर मजे करेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना, काशी ने कहा। मुन्ना अभी भी फोन पर किसी से बात करने में बिजी था। जब वह काशी के साथ अंदर जाने लगा तो काशी ने रोकते हुए कहा, हमें लगता है आपको गौरी से अच्छे से बाय बोलकर आना चाहिए। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं, मुन्ना ने कहा तो काशी सामान लिए अंदर चली गई। गौरी अपनी गाड़ी के दरवाजे से पीठ लगाए हाथ बांधे खड़ी थी। मुन्ना उसके सामने आया और कहा, तो हम जाएं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी मैं तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ ना, और मेरी बातों में लॉजिक भी नहीं होता। तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करूंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, हम जानते हैं, मुन्ना ने सहजता से कहा। हाँ, तुम सब जानते हो, बस मेरी फीलिंग्स को छोड़कर। तुम मुझे इतना तंग क्यों करते हो? गौरी ने झुंझलाते हुए कहा। ताकि तुम हमसे बात करती रहो, हमें ये बताती रहो कि तुम हमें कितना प्यार करती हो। इन दिनों हमने तुम्हें जानबूझकर परेशान किया ताकि तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी परवाह देख सके, लेकिन तुम इतने क्यूट हो ना कि गुस्सा भी नहीं करती हो, मुन्ना ने प्यार से कहा। अब ये सब बोलकर तुम मुझे और परेशान कर रहे हो, गौरी ने मासूमियत से कहा। जाने से पहले क्या हम तुम्हें हक कर सकते हैं? मुन्ना ने पूछा। बिल्कुल नहीं, गौरी ने कठोरता से कहने की कोशिश की, लेकिन नहीं कह पाई। मुन्ना आगे बढ़ा और उसे अपनी ओर खींचकर गले लगाते हुए कहा, थैंक यू, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत, हमारे लिए भी नहीं। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छी हो और हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बनारस जाने के बाद हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं, अपना ख्याल रखना। मुन्ना के शब्द सुनकर गौरी के सीने में एक चुभन सी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे वह उससे बहुत दूर जा रहा है और ये सोचकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 7। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर।